हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है ग्रेविटेशन, और ये फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर है हमारा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन, और सैटेलाइट्स जैसे कि मून वो मूव करती है अराउंड द प्लैनेट्स। और जो पाथ फॉलो किया जाता है प्लैनेट्स के द्वारा अराउंड द सन और सैटेलाइट्स के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है अराउंड द प्लैनेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था हमारा, क्या कहता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो मूव करती हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और वो कब तक मूव करेंगी? जब तक उन पर कोई फोर्स लग रहा होता है, सो दैट कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर सकें। तो ये जो मिस्ट्री थी हमारी पूरी की, मोशन कैसे हो रहा है हमारे सारे हेवनली बॉडीज जैसे प्लैनेट सैटेलाइट्स का सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, तो वो ये रिजॉल्व करी गई थी किसके द्वारा? इसैक न्यूटन के द्वारा। कब करी गई थी? जब उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जो एप्पल है वो पेड़ से सीधा नीचे की तरफ आया था, टुवर्ड्स द अर्थ आया था। दैट इज, इसका मतलब क्या था कि जो एप्पल है वो अट्रैक्ट होता है बाय द अर्थ। तो उन्होंने आर्ग्यू किया उन्होंने क्या कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है मून को विद द सेम टाइप ऑफ फोर्स जैसे कि वो अट्रैक्ट करती है एप्पल को। तो जो मून है हमारा वो मूव करता है अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और मोशन जो होता है हमारा मून का वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन जो होएगी मून की उसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और जो फोर्स लगाया जाता है मून पे उसको बोलते हैं हम सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये वही फोर्स होता है जो प्रोवाइड कराया जाता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के बीच? मून के बीच और अर्थ के बीच। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी, फिर उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो हमारे सर इसैक न्यूटन जी जो थे वही आए थे कॉन्सेप्ट में, किसके साथ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स होता है किस किस के बीच? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, ड्यू टू देयर मासेस। ये वही फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच यूनिवर्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसके बाद क्या आया था हमारा? उन्होंने कुछ लॉ बनाया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि इट स्टेट्स दैट कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स वो अट्रैक्ट करेगी हर एक बॉडी को विद फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उन्होंने क्या बोला था कि हर एक बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करेगी दूसरी बॉडी को कुछ फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? उनके बीच का जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा कैसा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और ये हमेशा कैसा होएगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होएगा, यानी कि ये कुछ ना कुछ मतलब अट्रैक्ट करेगा ये, राइट। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा जो किस किस पे एप्लीकेबल्स होते हैं? चार्जेस पे, मासेस पे एंड मैग्नेटिक पोल्स पे। ये चार्जेस पे हमने देखा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r होता है। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कहलाता है हमारा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मासेस की बात हो रही है, जैसे दो मासेस है हमारे पास m1 m2, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है हमारा। और अगर मैग्नेटिक पोल्स की बात हो रही है नॉर्थ और साउथ, तो उसके अंदर और उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो अब बात आती है कि जो हमारा न्यूटन्स का जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो न्यूटन्स का जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो हर बॉडी के लिए
होल्ड कर रहा था। होल्ड कर रहा था मीन्स कि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर रहा था, कंसिडर था एकदम परफेक्टली, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, चाहे वो शेप का हो, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, और चाहे वो किसी भी प्लेसेस पे हो यूनिवर्स पे, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ये फॉलो करेगा ही करेगा। और चाहे कोई भी समय हो, चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे परसों का हो, चाहे कोई भी टाइम हो, तो ये हमेशा फॉलो ही करेगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये होता क्या है। अब हम इसका डिराइव देखेंगे पूरा। सपोज करो कि हमारे पास अर्थ है जिसका मास है कैपिटल M। ये जो फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर वो मून की वजह से लग रहा है। और ये सपोज कर लिया कि ये हमारा है मून, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस अर्थ की वजह से लग रहा है। और ये बेसिकली कौन सा वाला हमारा पेयर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हमारा एक्शन रिएक्शन वाला, जो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था जो हमने पढ़ा था अपना। तो अब इसमें हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो यानी कि कंपैरिजन कर लिया, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया M, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, और ये D क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करेंगे तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, कैपिटल G लगा देंगे। कैपिटल G लगा देंगे तो इसके बाद अगर हमें कैपिटल G की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी स्क्वायर को ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई और नीचे क्या आ गया, स्मॉल m कैपिटल M। अब हमने इसकी यूनिट निकालनी है कि इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम, SI यूनिट। बेसिकली फोर्स की यूनिट हमें पता है क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस हमेशा हमारा मीटर में होएगा, तो मीटर स्क्वायर, और मास केजी में होंगे तो केजी मल्टीप्लाई केजी, तो कितना हो गया, केजी स्क्वायर। तो ये जो आ जाता है वो इसकी SI यूनिट बन जाती है हमारी। और यहाँ पे ये जो G होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ये किसने दिया था, बेसिकली गिवन बाय द इंग्लिश फिजिसिस्ट जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो कैपिटल G की वैल्यू जो आती है वो आती है 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये हमारी कैपिटल G की वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू आती कैसे है, अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जो मास जो होता है हमारे अर्थ का वो कितना है, 5.972 इंटू 10 की पावर 24 kg, और मास जो है हमारे मून का वो कितना है, 7.346 इंटू 10 की पावर 22। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.844 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने सेम यही चीज़ यहाँ पे की है कि 3.844 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब हमने क्या करना है, बस इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी कि हमारा कैपिटल M यानी कि मास जो था अर्थ का वो पुट कर दिया हमने, कितना 6.6, कैपिटल G की वैल्यू सॉरी बेसिकली फर्स्ट जो है वो 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। देन हमने मास ऑफ अर्थ लिख दिया यहाँ पे कि कितना है। देन उसके बाद हमने क्या लिखा है, मास ऑफ द मून, और नीचे क्या लिखा है हमने, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 3.844 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, और होल का स्क्वायर बन जाएगा ये हमारा। अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास केजी जो है हमारे पास, ये दो हैं हमारे पास, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी ये वाली। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, मीटर स्क्वायर था ऊपर, और नीचे भी क्या था, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और ऊपर हमने क्या करना है, फिर 10 की पावर्स में जो वैल्यूज़ हैं, लाइक 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, और नीचे 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.815 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -11 है, प्लस 24 है, प्लस 22 है। यहाँ पे नीचे से दोनों
+8 थे तो ऊपर आएंगे तो ये -8 न्यूटन बचेगा ये हमारे पास। तो कैपिटल F की वैल्यू क्या हुई 19.815 इंटू 10⁻19 न्यूटन। अब अगर हमें इसको एक पॉइंट अगर हमें इसको पीछे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ पे फोर्स जो आ गया हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, यानी कि मास जो था हमारे पास अर्थ के और मून के बीच का जो फोर्स लगता है वो 1.9815 इंटू 10⁻20 न्यूटन लगता है। अब हमारी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलती है कि ये किस लिए यूज़ करी जाती है, फोर्स को या फिर पुल ऑफ ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्या आता है, टू पुल ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि इसका काम यही होता है कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अर्थ की तरफ क्या करना, पुल करना। नेक्स्ट थर्ड क्या आता है इसका कि यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द ट्रांजेक्ट्री ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड टू प्रिडिक्ट देयर मोशन। ट्रांजेक्ट्री मोशन में बेसिकली काम आता है और उनके मोशन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी काम आता है। और किस लिए यूज होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द टाइड्स इन द ओशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द ओशन वाटर। और जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल रिवोल्यूशन बनाते हैं विद द, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के अराउंड इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो किस किस के बीच लगता है, अर्थ के बीच और सैटेलाइट्स के बीच। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और सैटेलाइट के बीच वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सैटेलाइट को, सो दैट कि वो मूव कर सकें एक सर्कुलर पाथ में। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, यानी कि जो गैस की एनवलप जो है हमारी गैसेस का अर्थ के अराउंड, वो भी पॉसिबल होता है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। रेनफॉल या फिर स्नोफॉल भी जो होती है वो भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ही हो पाती है। और इवन हम धरती पे जो रह रहे हैं, यानी कि अर्थ पे जो रह रहे हैं, वो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रह पाते हैं, वो अर्थ और हमारे बीच में जो लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक की पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर मेरी वीडियो को बहुत पसंद आई है आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।